एवं काफ़ी समय बाद लौटे हैं। बोर्ड परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए जो है यह वीडियो बनाना बहुत आवश्यक हो गया। तो उद्देश्य ये है कि जीव विज्ञान के कम से कम जो है 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको करा दिए जाएं। परीक्षा से पहले आप विगत वर्ष के कई प्रश्न पत्रों को देख लें, किस प्रकार से प्रश्न आता है उसको जान लें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो एक क्वेश्चन पेपर हमें जो है 2023, जैसा आपके सामने देख रहे हैं 2023 जीव विज्ञान 348 CH इसका सांकेतांक है। 348 CH ये सेट है 348 CH का। अब इसमें हम चलते हैं, पूर्णांक आपका 70 होगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से होगा। 3 घंटे और 15 मिनट का समय आपको पूरे प्रश्न पत्र को करने के लिए दिया जाएगा। 15 मिनट जो है आपको इसमें जो है 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने का होता है और 3 घंटे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का होता है। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रारेखों द्वारा कीजिए। जहाँ पे चित्र बनाना होगा वहाँ पे चित्र बनाइएगा, जहाँ पर जो है आपसे कहा जाएगा लिखने को वहाँ लिखिएगा। ठीक है, थ्योरी और फिगर, क्योंकि बायोलॉजी में फिगर बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न निर्धारित उसके सम्मुख अंकित, मतलब जो प्रश्न है उसके सम्मुख जो उसके अंक दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए, आप लोग बहुत पढ़े हैं, साल भर वर्ष भर आपने पूरी तैयारी की है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिएगा। और एक बात और है, मैं कोई लिखित इसका आंसर नहीं आपको दूंगा। हाँ, आप जो है क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को खोज कर जो है कर डालिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी समय तक सारे क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी समय तक आपके स्क्रीन पर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसे बढ़ा करके 360 पर या 240 पर करके देखिएगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता ना, उसे नाभिका या हाइलम का नाम दिया जाता है। जैसा कि अंड कोशिका, ये रॉन्ग ऑप्शन है, इस बच्चे ने रॉन्ग लगाया। नाभिका या हाइलम का ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पर जो है बीजांड वृंत जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टीबी के टीके का नाम क्या है? तो टीबी जो है, टीबी के टीके का नाम, टीबी एक प्रकार का बैक्टीरियल रोग है। ठीक ना, बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग है। और इसका जो है टीके का नाम है BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, जो है टीबी के टीके का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? रामदेव मिश्रा जो है भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी में, सभी में। तो इसमें सभी में जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाए, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग जो है चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, परजीवी जीव में भी होता है। तो इसका मतलब इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, सारे बहुविकल्पी प्रश्न हमारे हो चुके हैं। यही क्वेश्चन जो है अंग्रेजी लैंग्वेज में है, जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा सा जब हम PDF बना रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण क्वेश्चन पेपर जो है ऐसे हो गया, लेकिन फिर भी सारे प्रश्न देखिए बिल्कुल स्पष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके दौरान कौन सी गैस मुक्त होती? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, O2, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। जैसा कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लगती है और O2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे जो है O2 गैस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। DNA अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो एंजाइम, DNA अणु को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम, जिसको आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम, ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। मानव में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो जो हेट्रोसोम्स होते हैं, जिसको आप लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है ना, वही जो है लिंग निर्धारण में क्या करता है? सहायता करता है। बाकी 22 जोड़े तो नर मादा में क्या होते हैं? समान होते हैं। 23वां जोड़ा जिसे आप हेट्रोसोम्स कहते हैं, लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, वही मानव में लिंग निर्धारण में क्या करता है? सहायता करता है। आप पढ़े होंगे, मैं आपको रफली जो है आंसर बताता चल रहा हूँ। ठीक है,
लीडिंग कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिन्हें प्रत्येक कोशिकाओं के स्थान पर क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लीडिंग कोशिका का नाम दिया जाता है। जिनको जो है किन्हीं भी आवश्यक कोशिकाओं के स्थान पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को लीडिंग कोशिका कहते हैं। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें आपको लिखना नहीं है। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? तप्त स्थल वो होता है जहाँ पर किसी जीव की अधिकता होती है, जीव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसे अनुकूल उनको पर्याप्त भोजन मिले, पर्याप्त जल मिले, ठीक है ना, उनके अनुकूल जलवायु हो, साथ ही साथ उनके अनुकूल जीवन साथी हो, जहाँ से अपने प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ा सके, वहाँ पे ऐसे जीवों की अधिकता जो है जैव विविधता की तप्त स्थल कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे हाथी रहते हैं, तो इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पर हाथियों को भोजन आसानी से मिल जाता है, जल आसानी से मिल जाता है, साथ ही साथ उनके छिपने लायक आवास, रहने लायक उनका आवास बहुत आसानी से मिल जाता है। और कई सारे ऐसे रीजन हैं, जीवन साथी, बहुत सारे ऐसे रीजन जहाँ पे जिससे कि उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, इस कारण से इसको जैव विविधता तप्त स्थल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न पे हम आ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न ये दो दो नंबर के आपके होंगे। पहला है वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल बताइए नामांकित चित्र सहित। तो आपने वो पढ़ा होगा वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल, जिन्हें 1829 में वाटसन और क्रिक ने अपना डीएनए मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएनए जो है एक द्वैक कुंडली संरचना होती है। इसकी बाहरी दीवारें शुगर फॉस्फेट की बनी होती हैं। इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है, और थायमिन को टी से, और ग्वानिन को जी से, और साइटोसिन को सी से ना। एडेनिन के सामने सदैव थायमिन होता है और ग्वानिन के सामने सदैव साइटोसिन होता है। ये श्रृंखला जो है 3 फॉस्फेट से शुरू होकर के 5 फॉस्फेट पे ख़त्म होती है, और 5 फॉस्फेट शुरू करके 3 फॉस्फेट पे ख़त्म होती है। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट है जो वाटसन क्रिक के डीएनए मॉडल में वर्ष भर आपको जो है परीक्षाओं में पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, क्लास में पढ़ाए गए होंगे। तो इसको आप एक बार फास्टली रिवीजन में, तो ऐसे ही आपको बताता चल रहा हूँ, इसका रिवीजन भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देखिए और रिवीजन करते चलिए। एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए जो रोकथाम के वर्णन। यौन संचारित रोग देखिए, यौन संचारित रोग आपका देखिए वैसे तो 3 रोग हैं। एक इसमें गोनोरिया है, क्या है? गोनोरिया। और एक इसमें जो है सिफिलिस है, सिफिलिस है। और जो अगला रोग है इसमें एड्स के बारे में आप लिख सकते। एड्स भी एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस से होता है, वो जो है एड्स भी एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। आइए आगे बढ़ते हैं। टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में किसी में 21 से ज़्यादा होगी, किसी में 21 से कम होगी, लेकिन दोनों में जो है कहीं पर ज़्यादा गुणसूत्र हो जाते हैं, कहीं पर क्या हो जाते हैं 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। इन गुणसूत्रों की विकृति में कहीं पर 46 से कम यानी 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं, तो कहीं पर 47 हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप क्लियर कर लीजिएगा। दोहरा निषेचन क्या होता है? दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो भाई डॉक्टर P माहेश्वरी, दोहरा निषेचन। और एक आपके इंग्लिश वैज्ञानिक थे। दोहरा निषेचन का मतलब एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है, और जो बीजांड के अंदर जो अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं ना, उसकी अनुप्रस्थ काट को देखने पर जो है उसमें, ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, ऐसे आप बनाते हैं, उसमें जो है आप कई संरचनाएं देखते हैं। तो ये इसका भ्रूण कोश होता है। इसमें जो है 3 कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिका होती है, और 2 बीच में ध्रुवीय केंद्र होता है, और 3 ठो अंड कोश, एक 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका होती है। तो एक जो है परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से, और दूसरा नर युग्मक जाकर के ध्रुवीय केंद्र से क्या संयुग्मित हो जाता है। तो इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं, या इसे जो है त्रिसंलयन या त्रिसमेकन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं रफली बता रहा हूँ, आप पढ़े होंगे। मेंडल के पृथक्करण का नियम को समझाएं। पृथक्करण का नियम, F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों का आपस में संकर कराने पर जब 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है ना, इसे ही मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। जहाँ 3 पुष्प लाल होते हैं
और एक पुष्प जो है शुद्ध सफ़ेद हो जाता है। ये सब आप पढ़े होंगे। ने कहा ना, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, बस क्वेश्चन दिखाने आया हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन जो है अब की बार जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, यदि आप सॉल्व के लिए कहेंगे तो मैं सॉल्व भी करा दूंगा सारे क्वेश्चंस को, एक डिटेल सॉल्व लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जहाँ मैंने 17 से 18 क्वेश्चन पेपर का टारगेट रखा है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताना है और तेज़ी से उसका आंसर बताना है। यदि आप वर्ष भर में जितनी भी तैयारी की है, जितनी भी मेहनत की है, आप कुछ आपने पढ़ा है, तैयारी किया है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, जैव उर्वरक से मृदा उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक मतलब जिसको आप कहते हैं कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं, जैविक खादें होती हैं जो जीवाणुओं के द्वारा बनाई जाती है, उनसे आप जो है किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उसमें जो है राइजोबियम जैसे जो है जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता को, मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आपको 3 नंबर का है तो इसको और थोड़ा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। आइए, मरुस्थलीय पौधे जंतुओं में अनुकूलन पर टिप्पणी कीजिए। मरुस्थलीय पौधों में जो क्या होता है ना, उनकी पत्तियां जो है क्या होती हैं, उनकी पत्तियां बिल्कुल जो है सिकुड़ कर कांटों में परिवर्तित हो जाती, कांटे बन जाते हैं पत्ते। जैसे नागफनी आपने देखा होगा, नागफनी में जो उसका कांटा होता है वास्तव में उसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पत्तियां कांटों में इसलिए परिवर्तित हो जाती क्योंकि उनसे जल का वाष्पन कम हो सके। नहीं तो अगर पत्तियां बिल्कुल हरी भरी और फैली रहेंगी तो मरुस्थल यानी रेगिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है कि वो पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी। इसलिए वहाँ पर पत्तियां जो है अनुकूलन के लिए कांटों से क्या करती हैं, कांटों में परिवर्तित हो जाती है। और साथ ही साथ जो है उनकी जड़ें, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई तक होती हैं और मरुस्थल में कंटीली यानी कांटों वाली झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती। ठीक है, और जंतुओं में आपने देखा है कि जैसे ऊँट, देखिए ऊँट के गद्दीदार पैर होते हैं और कोई जानवर ऐसा नहीं चल सकता रेगिस्तान में, इसलिए ऊँट के गद्दीदार पैर जो है इसे कारण से जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और वहाँ के लिए उसकी त्वचा मोटी होती है, वहाँ के लिए वो अनुकूल होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका रिश्ता क्या है, इसका रिश्ता ऐसे बचाव पर उल्लेख कीजिए। एक नर स्कैरिस होता है जो छोटा होता है, मादा स्कैरिस बड़ा होता है। ये स्कैरिस को बच्चों के केचुआ भी कहा जाता है। जो बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं तो उसमें लार्वा होता है किसका, स्कैरिस का, जो मिट्टी आदि के द्वारा जो है बच्चों के आमाशय में चला जाता है, फिर उनको केचुआ पड़ जाता है तो स्कैरिस्ता हो जाती उन्हें। तो स्कैरिस्ता में क्या होता है, स्कैरिस्ता में जो है बच्चों का सबसे पहले तो पाचन तंत्र प्रभावित होता है, पेट में दर्द होना, ठीक है ना, और बहुत सारे लक्षण इसके हैं। साथ ही साथ जो है मल के साथ जो है इसका बाहर आना, ठीक, और बच्चों का विकास रुक जाना, पोषण, उनको कुपोषण हो जाना, ये बहुत सारे लक्षण हैं। बचाव पर कई सारे जो है दवाइयाँ हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। पहला चैप्टर जब आप खोलेंगे, पहला चैप्टर, और खासकर जो है तो उसमें आपको अनिषेक जनन मिल जाएगा। ठीक है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मधुमक्खियों में निर्धारण की, जिस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि होती है उसी प्रकार से प्रोसेस होती है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। और ये जो है आप जो है अपने टॉपिक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। गुणसूत्रों में फेरबदल करके, जीनों में फेरबदल करके जो है नस्लों में सुधार करना और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करना जो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग कराता है। इसके 2 अनुप्रयोग आप पढ़ लीजिएगा। डीएनए और आरएनए में 3 अंतर बताइए। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए जो है कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। 3 अंतर पूछा था ना, तो ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। जीन इंजीनियरिंग में आपको मिलेगा मानव इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया। एली लिली कंपनी ने इसे बनाया था और इसे बनाने में जो है सबसे पहले इसे जो है सुअर के जो है अग्न्याशय से निकाला जाता था, पशुओं का अग्न्याशय से निकाला जाता था, लेकिन उसके कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले। इसके बाद जो है कंपनियों ने जो है इसे क्या किया,
गुणसूत्रों में, मानव गुणसूत्रों में ही फेरबदल करके इसे बनाना शुरू कर दिया। और ये मानव इंसुलिन जो है ये मधुमेह यानी डायबिटीज़ यानी शुगर के रोगियों को समय समय पर दी जाती है। ठीक प्रकार का टीका होता है जो हर प्रतिदिन जो है देना पड़ता है। ठीक है, आइए मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित स्वच्छ कीजिए। जब आप स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर खोलेंगे, स्वास्थ्य एवं रोग ना, तो उसमें आपको मलेरिया के जीवन चक्र का जो है चित्र मिल जाएगा। आप उसको ध्यान से जो है 1-2-3 बार बना के ट्राई कर जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति मेंडल ने लाई थी, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार, मरणोपरांत, मरने के बाद जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी खोजों में 3 प्रमुख जो है आनुवंशिकता के नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। साथ ही साथ मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। और भाई जब मटर के पौधे पर ये प्रयोग करते हुए फिर ये आनुवंशिकी का ज्ञान मानव में भी हुआ। मानव शरीर में भी जिस प्रकार से आनुवंशिकता पेड़ पौधों में होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी प्रकार से मनुष्य में भी होती है। ठीक है ना, तो ये इन्हें जो है आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकी जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के बीच देखिए, मैं छोटा शॉर्ट करके आपको ये नहीं कहते हैं कि कुछ चीज़ें याद दिलाना आपको, तो मैं केवल याद दिलाने का काम कर रहा हूँ। विस्तृत मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि विस्तृत इसका करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। और आप उसको पढ़िए कि अब वो आपका जो है इस टाइम के लिए, अगर 18 क्वेश्चन पेपर हमें जो है उठा करके इसके क्वेश्चनों को देखना है, तो इसी तरह का हेल्प मैं आपको कर सकता हूँ। और बताइए तकनीकी कैसी लगी, या फिर आप विस्तृत चाहते हैं तो विस्तृत वही बच्चे चाहेंगे जो वर्ष भर जिन्होंने पढ़ाई शायद कम की हो, तो उन्हीं को विस्तृत चाहिए, बाकी सबके लिए विस्तृत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समष्टि और समुदाय में डिफरेंस बताना है, अंतर। समष्टि किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं? ठीक है, जनसंख्या से समष्टि कहते हैं, और जो है अलग अलग जीवों की संख्या का जो होता है उसे समुदाय, समष्टि से मिलकर समुदाय बनता है। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है? शीत निष्क्रियता, ठीक है, कुछ प्राणी जिसको आप कहते हैं कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड ना, हॉट मतलब वार्म ब्लडेड जिसको आप कहते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं और वार्म ब्लड एनिमल क्या होते हैं? गर्म कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ठंडी आने पर शीत निद्रा में चले जाते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो गर्मी आने पर, अत्यधिक गर्मी पड़ने पर भी शीत निद्रा में चले जाते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? संक्षिप्त में टिप्पणी, पीसीआर किसे कहते हैं? पीसीआर का पूर्ण नाम है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया पर आपसे टिप्पणी पूछ रहा है, ये आपको मानव अनुवांशिकी चैप्टर में मिलेगा, जाके पढ़ लीजिएगा। बहुभ्रूणता देखिए, बहुभ्रूणता, एक से अधिक भ्रूण का बनना, ये आपको जो है आपको मिल जाएगा। पुष्पीय पादपों में लैंगिकरण में आपको ये टॉपिक मिलेगा बहुभ्रूणता का, इसी और फल का निर्माण भी आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है, आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। टोटल आपके 9 क्वेश्चन होंगे, मे बी 7, 8, 9 जहाँ तक। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, मनुष्य में नर जनन तंत्र का क्या बनाना, नामांकित चित्र बनाना, आप बना दीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 वृषण दिखा दीजिएगा, और जो है अधि वृषण बीच में उसमें दिखा दीजिएगा। ठीक है, कई चीज़ें हैं जो आप दिखा दीजिएगा। मनुष्य में ये आपको मानव जनन में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? मानव जनन, जो कि आपका मे बी दूसरा तीसरा चैप्टर होगा, यूनिट पहली होगी। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अपरा प्लेसेंटा किसे कहते हैं? ये जब आप मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको अपरा प्लेसेंटा मिल जाएगा। अपरा प्लेसेंटा, जहाँ से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है ना, उसे अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। रेड डाटा बुक, ये आपको मिलेगा जैव विविधता चैप्टर में। रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें जो है विलुप्त हो रहे या फिर संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जीवों और पादपों के बारे में बताया गया है। जो विलुप्त होने वाले हैं या जो संकटग्रस्त उन पादपों या जीवों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, विभिन्न प्रकार के पादप रहते हैं। ठीक है ना, उन जीव जंतु और पादपों की रक्षा करना की जैव विविधता है। पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनको बचाने के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास करे? जैसे सरकार ने नेशनल पार्क खोले हैं, चिड़ियाघर बनाए हैं। ठीक है, तो ये जंतुओं को बचाने के लिए और जंगलों को बचाने के लिए विशेष तौर पर नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जहाँ पर वन्य जीव अधिकारी जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। ठीक है, इस पर आपको क्या करना, टिप्पणी करना, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अनुवांशिक कूट पर निबंध लिखिए। अनुवांशिक कूट का मतलब कि अनुवांशिकता, जो अनुवांशिक कूट होते हैं, जब जो है एक
जनक से उसके संतति में उसके लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं। जनक से मतलब माता पिता से उनकी संततियों में जब लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं ना, लक्षण ट्रांसफ़र का मतलब जब जनक से उनके माता पिता से जनकों में माता पिता संततियों में जब लक्षण जाते हैं तो एक कोड के रूप में जाते हैं, एक पासवर्ड के रूप में जाते हैं। जैसे पासवर्ड होता है ना, उसी तरह से एक कोड के रूप में जाते हैं लक्षण, तो उसी को जो है अनुवांशिक कोड कहते हैं, जिसका प्रारंभन जो है प्रारंभन होता है AUG होता है, ठीक है, या GUG होता है। समापन इसी प्रकार से UAA होता है, ठीक है। तो इस अनुवांशिक कोड के प्रारंभन और समापन कोडान जरूर याद कर लीजिएगा। प्रारंभन कोडान और समापन कोडान जरूर आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखें। सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव जैसे कई सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं। जैसे दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस काम आता है, एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका बनाने में काम आता है, ठीक है। उसी प्रकार से मधुमक्खी देखिए हमको शहद देती है, ठीक उसी प्रकार से जो है रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। खाने पीने की चीज़ें जैसे पावरोटी हो जाती है, ठीक है, ईस्ट से तैयार की जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो है शराब आदि तैयार करने में जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाय पत्ती के निर्माण में, ठीक है, रेशम और रस्सियों के निर्माण में। राइटिंग और क्यूरिंग प्रक्रिया पढ़ लीजिएगा, राइटिंग और क्यूरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इस विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन है। जीनों में फेरबदल करना, जीनों में छेड़छाड़ करके उसके फेरबदल करके उसे अच्छे गुणवत्ता का बनाना ही जैव प्रौद्योगिकी है। इसके विभिन्न उपाय जो है आपको लिखने हैं, विभिन्न उपयोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ जो है वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको कम से कम 17 से 18 पेपर जो है सब मिलने वाले हैं। प्रतिदिन मैं कोशिश करूँगा सुबह शाम पेपर डालता रहूं और आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को देखिए। यही क्वेश्चन, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपके पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है ना। ये पूरे बोर्ड का पेपर है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।